Hey everyone, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर चैप्टर 9 नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज साइको सोशल मोटिव्स। हम का चैप्टर नंबर 9 दैट इज मोटिवेशन एंड इमोशन डिस्कस कर रहे थे एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बायोलॉजिकल मोटिव्स, यानी कि हमने देखा कि मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन का नेचर क्या होता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोटिवेशनल साइकिल एंड देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मोटिव्स, कि जब भी हमारे बिहेवियर में कोई चेंज आता है या जब भी हम कोई वर्क करते हैं, कुछ एक्ट करते हैं, तो जनरली इसके पीछे क्या मोटिव्स होते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल मोटिव्स दैट इज द फिजियोलॉजिकल मोटिव्स इन मच डिटेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर। आई होप सो आपने वो लेक्चर देखा होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे साइको सोशल मोटिव्स की, दैट इज रिलेटेड विथ टू टर्म्स एंड दैट इज साइकोलॉजी एंड सोशल मोटिव्स। साइकोलॉजी प्लस सोशल मोटिव्स, और ये मिल के साथ में क्या हो जाता है, साइको सोशल मोटिव्स। क्लियर? सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि साइको सोशल मोटिव्स क्या होते हैं। देखो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी बायोलॉजिकल मोटिव्स। जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं वो साइको सोशल मोटिव से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल मोटिव्स आपको हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलेंगे एंड समवॉट दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर दी सर्वाइवल। जैसे हमने हंगर एंड थर्स्ट के बारे में बात करी, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट सेक्स। ओके, अब जो आपके साइको सोशल मोटिव्स होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर सेम नहीं होते, किसी के अंदर कम होंगे, किसी के अंदर ज्यादा होंगे, किसी के अंदर होंगे, किसी के अंदर नहीं होंगे, तो ये डिफर करता है। बट स्टार्टिंग में ये एक चीज जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि साइको सोशल मोटिव्स होते क्या हैं। ठीक है, सो लिसन, सोशल मोटिव्स आर मोस्टली लर्न्ड और एक्वायर्ड. Social groups such as family, neighborhood, friend, relatives do contribute a lot in acquiring social motives. These are complex forms of motives, mainly resulting from the individual's interaction with his or her social environment. इसका मतलब ये होता है कि जैसे बायोलॉजिकल मोटिव्स जो होते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ इंस्टिंक्ट। आप डिफरेंस भी समझते चलना साथ में। ओके, जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं वो हमारे इंस्टिंक्ट की वजह से होते हैं, यानी कि उसको हमको लर्न नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट जो साइको सोशल मोटिव्स होते हैं या जो सोशल मोटिव्स होते हैं उसे हमको लर्न या एक्वायर करना पड़ता है। जनरली अपनी फैमिली में, अपने नेबरहुड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सभी को देख के समझ के हम जो है सोशल मोटिव्स को एक्वायर करते हैं, हम इन्हें लर्न करते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती हैं। ओके, एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ मोटिव्स, मतलब कि ये ऐसे फॉर्म्स ऑफ मोटिव होते हैं जो जब आप कोई इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करता है तब ये उसके अंदर डेवलप होते हैं। आपको पता है सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है? सो बेसिकली सोसाइटी का कंसेप्ट ना बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। व्हाट इज सोसाइटी? कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या जो भी एक पर्सन होता है वो कभी भी अपनी पूरी लाइफ को अकेले नहीं बिता सकता, आइसोलेशन में नहीं बिता सकता। और अगर वो अकेले अपनी लाइफ में सर्वाइव करेगा भी तो मतलब कितने टाइम तक रह सकता है? अकेले कोई पर्सन कभी नहीं रह सकता, हमेशा किसी ना किसी की नीड होती है। और ऐसे करके सोसाइटी का कंसेप्ट आता है कि सभी आपस में जो है साथ में आ जाते हैं और एक सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं कि अब से जो है हम सभी साथ में रहेंगे, हमारी सोसाइटी के ये कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, इन्हें मानते हुए हम रहने वाले हैं। तो जब एक इंडिविजुअल पर्सन सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करता है तब उसके अंदर साइको सोशल मोटिव्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, यानी ये वो मोटिव होते हैं जो हमसे बिहेव करवाते हैं किसी तरीके से, और इसके पीछे जो रीजन होता है वो होती है एक पर्सन की साइकोलॉजी और सोसाइटी। क्लियर? ये बेसिक समझ में आया आइडिया? अब आप जैसे जैसे साइको सोशल मोटिव्स को पढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि साइको सोशल मोटिव्स होते क्या हैं। हम यहाँ पर डिटेल में 4 साइको सोशल मोटिव्स को डिस्कस करेंगे और अच्छे से आराम से आपको समझना है। बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा नहीं है, बस आराम से आप समझ जाओगे। नोट्स आपको मेरे साथ में बनाने हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? सो स्टार्ट करें हम। बताओ, रेडी हो आप सभी? ओके, सो लेट अस बिगिन। क्या चीजें याद रखोगे कि साइको सोशल मोटिव्स लर्नड होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, मतलब जबरदस्ती इसे किसी क्लास में, किसी स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ में ये हमारे अंदर डेवलप होते हैं। बट जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसे हमें लर्न नहीं करना पड़ता।
क्लियर? तो ये एक चीज आपको दोनों के डिफरेंस को याद रखना है. बायोलॉजिकल वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. नाउ वी विल focus on to psychosocial motives. And number 1 is need for affiliation. ये सबसे पहला मोटिव होता है, ठीक है? need for affiliation. अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, हम सभी के जितने भी हैं, हम सबके फ्रेंड्स हैं, ओके? आप किसी को फ्रेंड का नाम देते हो, कंपेनियन का नाम देते हो, बट हम सभी की लाइफ में हमको कोई ना कोई पर्सन ऐसा चाहिए ही होता है जो हमेशा हमारे साथ रहे. सबको चाहिए. everyone needs a companion, है ना? ये मतलब ये सबके साथ में है, ये सबके साथ में. कोई भी पर्सन अकेला नहीं रह सकता. अभी मैंने आपको सोसाइटी का कंसेप्ट बताया ना, कि जैसे मान लो आपको बोला जाए कि आपको एक हिल स्टेशन, बहुत प्यारा हिल स्टेशन है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत ही अच्छी जगह है, आपको बहुत मजा आएगा वहां पर आप रहोगे तो, बट द कंडीशन इज आपको वहां पर जाके अकेले रहना है, ठीक है? और वहां पर आपको एक मतलब घर वर तो मिल जाएगा, आपको कुछ दिन का राशन भी घर में दे दिया जाएगा, कुछ दिन का, ठीक है? मतलब 4-5 दिन का आपको राशन वहां पर मिल जाएगा, और मोबाइल फोन आपके पास में होगा नहीं, और आपके पास में कोई भी पर्सन नहीं होगा. आपको आइसोलेशन में अकेले वहां पर जाकर रहना है. अब आप चले तो जाओ, मान लो आपको नेचर बहुत पसंद है, आप चले गए, बट आप कितने दिन रह पाओगे अकेले? ना मोबाइल है ना कुछ है, कितना दिन नेचर एंजॉय करोगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, यू विल गेट बोर्ड, ठीक है? और फिर आप बोलोगे नहीं भैया, मेरे को मेरी वापस से नॉर्मल लाइफ चाहिए, मैं अकेले इतने दिन तक नहीं रह सकता, है ना? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी जो है वो क्रिएशन, मतलब सोसाइटी का क्रिएशन होता है, वो आती है एग्जिस्टेंस में. सेम गोज विथ ऑल ऑफ अस. हर एक इंडिविजुअल को किसी फ्रेंड की, किसी कंपेनियन की जो है एक कंपनी चाहिए होती है, ठीक है? हम सभी रिलेशनशिप्स में होते हैं, हम सब रिलेशनशिप्स में होते हैं. रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ में, अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने लवर्स के साथ में, किसी के भी साथ में, बट ऑलवेज वी ऑल आर इन अ रिलेशनशिप, एंड दैट इज द नीड, ठीक है? ये एक चीज क्या है? नीड है. आपको मोटिवेशनल साइकिल याद है? मोटिवेशनल साइकिल कैसी होती है? देखो यहां पर समझो. देयर इज अ नीड, एंड देन दिस नीड ड्राइव्स यू, आपको परेशान करती है. देन यू थिंक टू एक्ट अबाउट इट, अराउजल, एंड देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हैज बीन परफॉर्म्ड. After that, you achieve or achievement, and finally, reduction of arousal. आप सभी ने मोटिवेशनल साइकिल पढ़ी है, ये सेम मोटिवेशनल साइकिल है, ये होती है मोटिवेशनल साइकिल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये आपको वापस से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो आप उसके लिए उसके बारे में सोचते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो कि कभी कभी टेंशन भी क्रिएट होने लग जाता है. फिर आप सोचते हो मुझे इस नीड को फुलफिल करना है, तो आप उसको फुलफिल करने के बारे में सोचते हो, आप एक्ट करने के बारे में सोचते हो, आपके अंदर से ये एक चीज़ आती है कि मुझे ये काम करना ही करना है. फाइनली आप उस काम को करने के लिए बिहेव करने लग जाते हो. आप जब अपने उस नीड को अचीव कर लेते हो तो आपके अराउजल का, एक्ट का जो है रिडक्शन हो जाता है, और वापस से बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है. फिर कोई और नीड आती है. मान लो आपको प्यास लग रही है, थर्स्ट, ओके? आपको बहुत प्यास लगी है, तो आपको प्यास लगी तो वो आपकी बॉडी के अंदर ड्राइव होगी, आपको ऐसा बार बार फील होगा कि यार मैं उठ के जाऊं, पानी पी लूं. फिर आप जाओगे, पानी वानी पी लोगे, और फाइनली आपकी थर्स्ट जो है खत्म हो जाएगी. तो अराउजल जो है वो कम हो गया, और फिर कोई नई नीड, कोई अलग सी नीड जो है वो अराइज हो जाएगी. क्लियर? ये क्या होती है? ये होती है मोटिवेशनल साइकिल. क्लियर है? आपको मोटिवेशनल साइकिल क्लियर है ना? मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में 2-4 चीजें बोली थी कि आपको उनको याद करके रखना है. एक तो मोटिवेशनल साइकिल क्या होती है वो, और दूसरी चीज मोटिवेशन डिटरमाइंस बिहेवियर. ठीक है? मोटिवेशन एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर. ये 2 चीजें याद रखना, पूरे चैप्टर में काम आने वाली है. ओके, सो दिस इज द मोटिवेशनल साइकिल. नाउ नेक्स्ट कम्स कि मैं आपको बता रही थी एफिलिएशन के बारे में. तो हम सभी की नीड होती है कि हमारे पास में एक कोई कंपेनियन, हमारा कोई फ्रेंड हो, एक ऐसा पर्सन जो
कभी भी आपके दुख में, आपके सुख में आपके साथ में रहे। आप सबका कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा, आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर काइंड ऑफ चीजें होंगी, मतलब कोई तो ऐसा होगा जिसके साथ में जब आप बहुत डाउन फील करते हो तब आप उसको अपनी बातें बता सकते हो, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत खुशी आपको किसी चीज की हो रही होती है, तब आप उसके साथ में वो चीज शेयर करते हो। बहुत से ऐसे फील करेंगे कि यार शायद मेरे पास में वो पर्सन नहीं है, या कोई ऐसा बोलेगा कि हाँ हाँ मेरे पास में तो है, कि मैं रात के 3 बजे भी किसी को फोन लगा के बोलूँ कि यार मुझे ये परेशानी है, मुझसे बात करो, तो वो एटलीस्ट मेरे साथ में बात करेगा। हेल्प करना इज डिफरेंट थिंग, बट कंपेनियन होना इज अ डिफरेंट थिंग। एक फ्रेंड होना, एक ऐसा पर्सन हमारे साथ में होना जो हर समय हमारे साथ हो। कोई भी कभी भी अकेला नहीं रहना चाहता, है ना। सबको, मतलब थोड़े टाइम के लिए आप अकेले रहोगे आपको अच्छा लगेगा, बट एट अ टाइम यू विल नीड कि यार कोई तो होता साथ में जिसके साथ में मैं अपनी सारी बातें डिस्कस कर पाता या कर पाती। क्लियर? सो एवरीबॉडी नीड्स फॉर एफिलिएशन. As soon as people see some kinds of similarities among themselves or they like each other, they form a group. देखो जनरली होता क्या है, जैसे मान लो जब आप किसी न्यू स्कूल में गए होगे, या आप जब स्कूल में गए होगे, तो तब आप अकेले थे, है ना। तब आप अकेले थे, अकेले बैठते थे, अकेले लंच करते थे। धीरे धीरे आपने सबसे जो है बात करना स्टार्ट किया। बात तो आप सबसे करते थे, बट उसी एक पूरे ग्रुप में से आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिसके साथ में आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स बहुत कुछ मैच करती है, और आपको उसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार यही है पर्सन जो मेरी हर एक बात को समझता है, जिसके साथ में मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ओके, और जहाँ ये एक फीलिंग डेवलप होने लग जाती है, वहाँ आप उस पर्सन के साथ में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हो। ठीक है, मतलब आपकी एक कंपेनियनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ग्रुप फॉर्म करना, कलेक्टिविटी फॉर्म करना, ये ह्यूमन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, आपने पढ़ा होगा कि पहले कैसे जो है एप्स वगैरह हुआ करते थे, फिर धीरे 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 करके जो है ह्यूमंस मतलब जो है पूरा उसमें आते हैं, अपने स्ट्रक्चर में आते हैं, फाइनली फिर जो है वो यूनियंस बनाते हैं, फिर साथ में रहने लग जाते हैं, हंटर गैदरर्स होते हैं तब भी साथ में रहने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके सोसाइटीज, नेशंस, ये सारी चीज़ें फॉर्म में आती हैं। मतलब कि पहले ह्यूमन कौन होते थे, नॉर्मली वॉन्डरिंग पीपल हुआ करते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने टाइम के साथ में जो है ग्रुप्स फॉर्म करना स्टार्ट किए, और कलेक्टिविटी में रहना, सोसाइटी में रहना, ग्रुप्स में रहना, ये हम सभी ह्यूमंस का मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है। हम लोग कभी भी अकेले नहीं रह सकते बहुत ज़्यादा समय तक। ठीक है, तो इसीलिए हम सभी ग्रुप्स, यूनियंस फॉर्म करते ही हैं। Often people try desperately to get close to other people to seek their help and to become members of their group. बहुत बार लोग जो है मतलब किसी लोगों के या किसी ग्रुप के क्लोज आना चाहते कि यार शायद मैं भी इसका पार्ट होता तो कितना अच्छा लगता, मुझे भी एक तरीके की हेल्प मिल जाती। और जनरली हम भी जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर्स बनते रहते हैं। क्लियर? तो हम सभी को एफिलिएशन की ज़रूरत होती है, हम सभी को एक कंपेनियन की, एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है। Seeking other human beings and wanting to be close to them both physically and psychologically is called affiliation. तो जब भी ह्यूमन बींग्स जो है वो किसी दूसरे के साथ में अपना एक ग्रुप या अपना एक कंपेनियनशिप फॉर्म करना चाहते हैं, फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही तरीके से, उसको एफिलिएशन कहा जाता है। इसमें मोटिवेशन फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट होती है। समझ में आ रहा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसमें साथ रहने का एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, कि हम सभी जो है, या फिर फॉर एग्जांपल 2 या 3 लोग जिनकी एक तरीके की मेंटालिटी मिलती है, फीलिंग्स मैच करती हैं, उनको ऐसा लगता है यस दिस इज द वन, और ऐसे करके वो लोग जो है साथ में आ जाते हैं, एक यूनियन फॉर्म कर लेते हैं। दैट इज द मोटिवेशन फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी सीकिंग अदर ह्यूमन बींग्स एंड वॉन्टिंग टू बी क्लोज टू दैम, कि ये पर्सन मेरे साथ में रहे और मैं इसी के साथ में हमेशा रहूं, फिजिकली और साइकोलॉजिकली, जो ये एक चीज हमारे अंदर आती है, ये जो एक मोटिव हमारे अंदर आता है जिसके लिए हमारा बिहेवियर चेंज होता है, उसको एफिलिएशन कहा जाता है। क्लियर? Need for affiliation is aroused when individuals feel threatened or helpless and also when they are happy. तो कभी भी हमको अगर किसी की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं होता कि जब हमको किसी चीज़ का डर लग रहा है या हमें किसी मदद की ज़रूरत है या जब हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं सिर्फ तभी हमको कंपेनियन चाहिए। जब आप खुश होते हो ना तब भी आपको कंपेनियन चाहिए। जैसे मान लो आज आप हो, आपकी जॉब लग जाए, आपकी MNC में जॉब लग जाए, 1 लाख रुपीज़ आपको पर मंथ मिलने वाला है, तो भाई कोई होना चाहिए ना इस खुशी को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें कोई पर्सन साथ में चाहिए। जब हम अपने डाउन पे होते हैं, जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, जब हमको बहुत बुरा लग रहा होता है, तब भी हमें एक कंपेनियन की नीड होती ही होती है। सो ऑल ऑफ अस वांट्स एफिलिएशन।
People high on this need are motivated to seek the company of others and to maintain friendly relationships with others. जो भी लोगों को इस चीज में बहुत ज्यादा फील होता है, देखो सबके अंदर एफिलिएशन होता है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, किसी के अंदर बहुत कम होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर फ्रेंड, देखो चाहिए तो सबको एक कंपेनियन या फ्रेंड चाहिए होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो अगर उनका फ्रेंड नहीं है या उनका कंपेनियन उतना ज़्यादा उनके साथ में नहीं रह पाता है, तो वो थोड़े टाइम तक एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अभी वो नहीं है, उसको टाइम नहीं है या जो भी चीज़ है, तो वो थोड़ा थोड़ा ओके रह जाते हैं इस चीज़ के साथ में। बट देयर आर सम पीपल जिन्हें हर एक टाइम कोई फ्रेंड चाहिए, आपके साथ भी होंगे, आपके पास भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्हें हर एक टाइम आप चाहिए कि हाँ यार भाई तुम्हारी मुझको ज़रूरत है, तुम हमेशा मेरे साथ में रहो। तो वो लोग जनरली क्या एक चीज़ करते हैं कि वो कंपनी बना के रखते हैं, और जो रिलेशनशिप होती है, फ्रेंडली रिलेशनशिप जो होती है, वो लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा रखते हैं, ताकि हमारा एक कंपेनियनशिप जो है वो बना रहे, हम ज़्यादा समय तक अकेले नहीं रह सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट है आपका नीड फॉर एफिलिएशन, जो कि एक तरीके का साइको सोशल मोटिव होता है। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसमें आपको एक कंपेनियन, एक फ्रेंड की ज़रूरत होती ही होती है, और उसे बनाने के लिए हम जो है वर्क करते हैं। क्लियर? समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको मोटिवेशनल साइकिल से पढ़े समझे। सो देखो, नीड किस एक चीज की है? एक कंपेनियन की या एक फ्रेंड की। अगर वो फ्रेंड होता मेरे साथ में तो वो मेरी खुशी में दुख में मेरे साथ में होता, तो सॉरी यहां से ड्राइव स्टार्ट हो जाती कि यार मुझे एक फ्रेंड की जरूरत है। आप उस डायरेक्शन में एक्ट करने लग जाते हो, ठीक है, कि यार मुझे अगर फ्रेंड की जरूरत है तो मुझे सबके साथ में घुलना मिलना होगा, बात करना होगा। लाइक आप कहीं पर अकेले बैठे रहो तो एकदम से कोई फ्रेंड तो प्रकट हो नहीं जाएगा, है ना, एक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों से घुलते हो, मिलते हो, उनमें से आपको कोई एक ऐसा पसंद आता है कि हाँ यार ये दिस इज द वन पर्सन, और उसके साथ में फिर आपकी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी हो जाती है। सो हियर यू अचीव्ड एंड द रिडक्शन ऑफ अराउजल हैपेंस। क्लियर? समझ में आया कि कैसे एफिलिएशन जो है हमारे लिए एक नीड होती है। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको समझना है कि बहुत बार ऐसी चीज़ें जब हमारे अंदर होती हैं तो उसका कारण क्या होता है। लाइक बहुत बार हमको ऐसा फील होता है ना, अकेलापन लगता है कि यार ज़रूर कोई होना चाहिए जो हमसे हमारे बात करता, हमको समझता। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द साइको सोशल नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। क्लियर? सेकेंड वन इज नीड फॉर पावर। कभी ऐसा लगा है कि मेरे पास में जब पावर आएगी ना, जब मैं पावरफुल इंसान बनूंगा तो देखना मैं क्या क्या सारी चीज़ें कर दूंगा। तो ये हम सभी के अंदर पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है। पावर कितनी तरह की होती है या कैसे उसको डिफाइन किया है वो हम डिस्कस करेंगे, बट बहुत बार हम चाहते हैं कि हम पावरफुल रहें। हमें से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हम किसी के स्लेव बन के रहें या हम जो है किसी की गुलामी करते हुए रहें। कोई भी ऐसा चाहता है क्या? ऑब्वियसली नहीं चाहता। क्लियर? तो यहां पर हम नीड फॉर पावर को समझेंगे ना। द नीड फॉर पावर इज एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन द बिहेवियर एंड इमोशंस ऑफ अनदर पर्सन। जो पावर है दैट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन एंड इमोशंस ऑफ अनदर पर्सन। जैसे मान लो मेरे पास में अगर पावर है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी कि देखो मैं तुम्हारी टीचर हूं, तुमको कल टेस्ट होगा और तुमको इतना इतना पढ़ना ही पढ़ना है और तुमको इतने नंबर लेके आने ही आने, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुमको क्लास के बाहर भगा दूंगी। दैट इज मैं अपनी उस एबिलिटी को, मैं अपनी उस पावर को आपके ऊपर इम्पोज कर रही हूं कि आपको ये चीज करनी है। तो पावर एक तरह की एबिलिटी होती है जहां पर आप सामने वाले के एक्शंस को चेंज कर सकते हो या आप सामने वाले के बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। दैट इज पावर। ठीक है, तो पावर क्या है? एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन द इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। अब सबको पावर की नीड होती है। The various goals of power motivation are to influence, control, persuade, lead and charm others and most importantly to enhance one's own reputation in the eyes of another people. देखो ये कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए पावर हमको चाहिए, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास में पावर है। पहली चीज तो ये कि मैं किसी दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाऊं। जैसे मान लो कोई पर्सन बहुत एग्रेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो मैं मेरी पावर कि मैं उसको बोल के समझा के जैसे भी करके उसको शांत कर दूं कि देखो ये तुमको ना यहाँ पे गुस्सा नहीं चलेगा, तो वो पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाए और वो काम हो जाता है, वो शांत हो जाता है कि ठीक है मैं अब गुस्सा नहीं करूंगा। दैट मीन्स मैं उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं जैसा चाह रही हूँ वो पर्सन वैसा कर रहा है। जैसे मान लो मैं आप लोग से बोलूँ कि कल आपको चैप्टर नंबर 8 का आपका टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चंस में आपको दूंगी, आपको मुझे आंसर लिख के लाने ही लाने हैं। तो आपका मन नहीं भी होगा तो भी आप वो चीज करके आओगे क्योंकि मैंने वो चीज बोली, मेरे पास में पावर है। क्लियर? मैं टीचर हूं, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो दैट इज ऑल्सो अ पावर।
कंट्रोल करके रखना, है ना, आपके बिहेवियर को मैं कंट्रोल करूं, ठीक है। परसुएड करना, मैं कोई चीज आपको बोलूं तो आप वैसा ही काम करके आओ, ठीक है। लीड करना, मैं आपको लीड करूं, मैं लीडर रहूं कि मैं जैसा बताऊंगी आपको उस तरीके का काम करना। ये कुछ टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। चार्म अदर्स, दूसरों के सामने अपनी वो करना कि देखो मेरी जो है मतलब मेरे पास में मैं पावरफुल हूँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास में सारी चीजें हैं, आपके पास में कुछ भी नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, पावर को कोई भी नेगेटिव सेंस में मत समझना कि पावर है तो मतलब नेगेटिव सेंस में ही हमेशा यूज की जाएगी। पावर के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। एंड दूसरों की आंखों में अपने लिए रेपुटेशन बना के रखना कि मैं पावरफुल हूं तो लोग मुझे रिस्पेक्ट दें। क्लियर, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ जिसको भी नीड फॉर पावर है। और ऐसा नहीं है कि नीड फॉर पावर सिर्फ उसी एक पर्सन को होगी, हम सबके अंदर नीड फॉर पावर है, हम सब पावर चाहते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। क्लियर। सो डेविड मैकलेलैंड in 1975 described 4 जनरल वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पावर मोटिव। अब यहां पे डेविड एक्सप्लेन करते हैं 4 ऐसे तरीके जिसके थ्रू पावर मोटिव को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। कैसे, कौन कौन से होती हैं वो 4 चीजें। सबसे पहला, पीपल डू थिंग्स टू गेन अ फीलिंग ऑफ पावर and strength from sources outside themselves by reading stories about sports stars or attaching themselves to a popular figure। जब हम पावर को मतलब कोई भी चीज करते हैं ताकि हमको भी एक फीलिंग ऑफ पावर मिले, तो बहुत बार जैसा आपने कुछ स्पोर्ट स्टार्स वगैरह को देखे होंगे, कुछ पॉपुलर पर्सनालिटीज को देखा होगा, कुछ ऐसे फिगर्स वगैरह को देखा होगा, किसी ऐसे पॉलिटिशियन को आपने देखा होगा, या आपका कोई एक रोल मॉडल रहा होगा जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी इसकी तरह बनना है, और आपके अंदर भी एक वो चीज आती है कि मुझे भी पावर चाहिए। दैट इज द फीलिंग टू गेन पावर, मतलब कुछ ऐसा काम करना ताकि मेरे पास भी पावर आ सके। लाइक जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल मिताली राज। मिताली राज इंडियन क्रिकेट टीम की कौन है, कैप्टन है, ठीक है। तो मैंने मिताली राज को देखा, मैंने कहा यार बताओ मतलब कितनी सही पर्सनालिटी है, कितनी यंग लेडी है और कितना बढ़िया जो है क्रिकेट प्ले करती हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को इतना जो है आगे लेकर आई हैं और इतने सारे उनके अचीवमेंट्स रहे हैं। क्यों ना मैं भी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी बनूं कि मुझे भी जो है एक मतलब पावर मिले, मुझे भी लोग जाने, मुझे भी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा मिले, ठीक है। तो ये एक चीज देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि मुझे भी पावर चाहिए। वी डू थिंग्स टू गेन पावर, ठीक है, हमको पावर चाहिए इसलिए हम कुछ चीजें करते हैं। सेकंड क्या होती है, पावर कैन ऑल्सो बी फेल्ट फ्रॉम सोर्सेस विद इन अस, अपने अंदर से पावर आना, ठीक है। मतलब कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बाय बिल्डिंग अप द बॉडी एंड मास्टरिंग अर्जेस एंड इम्पल्सेस। मैं मतलब जो है मेरे अंदर से ये चीज आए कि यार मुझे पावरफुल बनना है, तो मैं क्या करूं, एकदम जिम में चली जाऊं और बढ़िया मसल्स वगैरह जो है अपने क्रिएट कर लूं, बाइसेप, ट्राइसेप और एब्स और सारी चीजें, एंड देन अ काइंड ऑफ फीलिंग मेरे अंदर आती कि यार देखो मैं भी पावरफुल हूं, आई कैन ऑल्सो बी। क्लियर। सो ये एक चीज होती है, एक तो आप दूसरे को देख के पावर चाहते हो और दूसरा आपके अंदर से पावर वाली फीलिंग आए, ये दूसरी चीज हो गई। Third, people do things as individuals to have an impact on others. Like, for example, a person argues or competes with another individual in order to have an impact on the influence of the other person. जैसे मान लो मेरा और कोई एक्स पर्सन है, उसका आर्ग्यूमेंट हो जाए, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी पावर बनी रहे, तो मैं क्या करूंगी, मैं जोर से बोलूंगी और उसको थोड़ा जो है तेज होके बोलूंगी ताकि वो शांत हो जाए और मेरी बात रह जाए। तो अगर मेरी बात रहेगी तो पावरफुल कौन दिखेगा, मैं। मतलब जनरली यही होता है ना कि जब कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो तो लास्ट में जो इसने बोल दिया वो जीत जाता है आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जिसने लास्ट में बोल दिया तो वो उस आर्ग्यूमेंट को जीत गया। तो जैसे मान लो कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है और या किसी तरह का कोई कंपटीशन हो रहा है, तो दूसरा इंडिविजुअल जो है उसको हरा दो और अपने आप में जीत जाओ, तो वो भी एक तरीके की पावर आती है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि भाई मेरे पास में पावर है, ये पर्सन को मैंने हरा दिया है। क्लियर। दैट इज पीपल डू थिंग्स टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स। जब आप चाहते हो कि भाई मेरी ख्याति बनी रहे, मेरी पॉपुलैरिटी बनी रहे, और उसके लिए आप करते हो, ठीक है। नोट डाउन करो ये चारों चीजों को, मतलब अभी तो 3 ही मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, बट जस्ट नोट इट डाउन। नीड फॉर पावर, डेविड मैकलेलैंड ने 4 फीचर्स बताए हैं। नंबर 1, पावर फ्रॉम others, okay. Second, power from within, and number 3, power to
इम्पैक्ट अदर्स, ठीक है। थर्ड कौन सा हो गया, पावर टू इम्पैक्ट ऑन अदर्स, है ना, ऑन अदर्स लिखो इसको, पावर टू इम्पैक्ट ऑन अदर्स। एंड द फोर्थ वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये क्लियर है यहां तक कि इसमें देखो कैसे लिख लो, साइड साइड में लिख लो, यहां पे लिख लो रोल मॉडल, ओके, ये आपको मतलब हेल्प करेगा याद रखने में। यहाँ पे जिम लिख लो कि भाई मैं जिम गया, मैंने अपने एब्स वेब्स बनाए, बाइसेप ट्राइसेप बना, तो मैं बहुत पावरफुल अपने आप में दिख रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑन अदर्स, इसमें लिख लो आर्ग्यूमेंट, ये आपको याद रहेगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट में नोट डाउन करवा रही हूँ, क्लियर। इसमें क्या लिख लो, आर्ग्यूमेंट। एंड द फोर्थ वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। फोर्थ इज क्लियर है यहां तक, 3 जो हमने डिस्कस किए वो समझ में। Now fourth is people do things as members of organization to have an impact on others, as in case the leader of a political party, the individual may use the party apparatus to influence others. Generally हम बहुत बार ऐसी चीजें करते हैं as a member of any organization ताकि हम दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकें। जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो बोले कि देखो मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरी पार्टी कितनी ज्यादा पावरफुल है, एज सच मेरे पास में भी पावर है उस चीज को रिलेटेड, ठीक है। तो जनरली आप क्या करते हो, आप पार्टी को यूज कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी को यूज कर रहे हो अपनी पावर को दिखाने के लिए। सो दैट इज एज एन मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू डू थिंग्स टू इम्पैक्ट ऑन अदर्स। एक तो आप अपने से किसी के और के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए अपनी पावर को शो कर रहे हो, एंड दूसरी चीज पावर टू इम्पैक्ट ऑन अदर्स एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हो और तब आप किसी के ऊपर अपनी पावर दिखाना चाहते हो तो वो भी पावर के ही अंदर आता है। तो एक पावर जो आप दूसरे से देख के अपने आप को पावर मतलब शो करना चाह रहे हो, दूसरी चीज जो पावर आपके अंदर से आती है, तीसरी चीज जब आप पावर को शो करना चाहते हो दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं पावरफुल हूं, और आप किसी और के ऊपर मतलब उस एक चीज को दिखाना चाहते हो। एंड फोर्थ टाइम जब आप किसी मेंबर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी ऐसी चीज के, और वहां से फिर आप अपनी पावर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ठीक है। तो डेविड मैकलेन ने ये 4 फीचर्स बताई या ये 4 चीजें बताई कि कैसे जो है पावर को डिफाइन किया जा सकता है डिफरेंट वेज में। तो हम सभी इंडिविजुअल्स पावर चाहते हैं। आप में से कोई भी ऐसा चाहता है कि आप किसी की गुलामी करो या आप किसी के स्लेव रहो? कोई भी हम में से चाहता है? नहीं, हम सब चाहते हैं कि हम पावरफुल रहें। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कोई जो है कुछ बुरा ना बोल पाए, भाई मेरे अंदर इतनी जो है पावरफुल हूँ या मेरी इतनी चलती है, वो होता है ना ऐसा कि मेरी इतनी चलती है मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो वो एक पावर की नीड हम सभी के अंदर होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है, अगेन किसी के अंदर कम होती है। सो दैट इज द नीड फॉर power. Now the third one comes is the need for achievement. जब आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो और उसको लेके साइकोसोशल मोटिव्स जो हैं वो आपके अंदर डेवलप होते हैं। So you might have observed some students work very hard and compete with others for good marks or grades in the examination, and as good marks or grades will create opportunities for higher studies and better job prospects. तो बहुत बार आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम्स वगैरह के लिए बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, मतलब आप लोग भी करते होंगे, आप भी शायद एक्स्ट्रा हार्डवर्क जो है किया करते होंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। अब अच्छे मार्क्स आते हैं तो ऑब्वियस है कि भाई शाबाशी भी मिलती है, और जैसे पावर का कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है ना, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अचीवमेंट। तो बहुत बार ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, करियर अच्छा होगा, कुछ अच्छी जॉब मिल पाएगी। सो फॉर ऑल दीज वी ऑलवेज डू सम काइंड ऑफ वर्क, देयर इज अ मोटिव बिहाइंड दैट। It is the achievement motivation which refers to the desire of a person to meet standards of excellence। मतलब कि जैसे मान लो कोई पर्सन एक जॉब में है, ठीक है, अभी उसको 10,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है, फिर उसको 20,000 मिलने का अर्ज होगा। जब उसको 20,000 मिलने लगेगी तो उसको लगता है यार 50,000 क्यों नहीं मिलती। जब उसको 50,000 मिलने लगेगी तो उसको ऐसा लगेगा यार काश मुझे 90,000 मिल जाती, है ना। तो दैट देयर इज ऑलवेज एन अर्ज कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, आप आगे बढ़ो, और उस आगे बढ़ने के लिए हम अक्सर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना एक्सीलेंस के, उसको मैच करना चाहते हैं। मतलब मान लो अगर इस पर्सन की 10,000 सैलरी है तो ये 20,000 इसको मिलेगी अगर ये अपने काम को और ज्यादा इंप्रूव करता है, तो इसकी सैलरी अल्टीमेटली 50,000 हो जाएगी अगर इसके गोल्स की वजह से जिस भी कंपनी में ये जॉब करता है उस कंपनी को कुछ बेनिफिट होता है। तो
क्लियर। तो जनरली हम क्या करते हैं, उस एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड्स को मैच करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल, आईआईटी में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हुए होते हैं उनको बहुत ही क्रीमी लेयर जॉब मिलती है ना, मतलब बहुत अच्छी जॉब जो है उनको मिल पाती है। सो बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि यार हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए ताकि हम भी उस एक स्टैंडर्ड को मैच कर सकें। तो हम अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए हमेशा वो एक मोटिव हमारे अंदर रहता है कि कुछ अच्छा हम करें लाइफ में, जिसके लिए हम वर्क करते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, ऑल्सो नोन एज एन एक, energizes and directs behavior as well as influences the perception of situations। तो जनरली ये जो हमारे अंदर नीड होती है ये हमको किसी भी सिचुएशन में या किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी लेकर आती है और जिससे हमारा बिहेवियर अल्टीमेटली चेंज होता है और ये हमारे सिचुएशन के परसेप्शंस को भी चेंज कर देती है। ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्वायर अचीवमेंट मोटिवेशन। द सोर्सेज फ्रॉम विच दे लर्न इट इंक्लूड पेरेंट्स, अदर रोल मॉडल्स एंड सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। मतलब ये है कि जब बच्चों का डेवलपमेंट होता है, जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, आपको याद होगा ना चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ा है ह्यूमन डेवलपमेंट, उससे आपको इसको थोड़ा रिलेट करना है कि जनरली जब बच्चों का डेवलपमेंट होता है, जब उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, जब वो एक सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं, उस सोसाइटी में डेवलप होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं टाइम के साथ में, जो अक्सर उन्हें उनके पेरेंट्स सिखाते हैं। बहुत बार उनके रोल मॉडल्स बन जाते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है और उसे अचीव करने के लिए वो वर्क करते हैं। Now persons high in achievement motivation tend to prefer tasks that are moderately difficult and challenging। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो आपको एमएस धोनी बनना है, ठीक है, आपको भी बनना है कि भाई मैं भी एमएस धोनी बनूंगा और मुझे भी जो है क्रिकेट, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में अपना सिलेक्शन चाहिए, मुझे भी जो है मतलब बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना है और मैं भी चाहता हूँ, मतलब आप अभी क्रिकेट खेलते हो, आप चाहते हो कि मैं भी इतना अच्छा खेलूँ, मैं भी इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाऊँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप ये चीज़ें चाहते हो, ठीक है। तो अब एक जस्ट सपोज ये ए पर्सन आप हो और ये बी पर्सन आपका फ्रेंड है, इसको नहीं बनना है एमएस धोनी जैसा, तो ये क्या करेगा, नॉर्मली उसकी जो पढ़ाई लिखाई है उसको करेगा और उसका जो करियर, मतलब जिस भी फील्ड में वो बनाना चाहता है उसके लिए वर्क करेगा। लेकिन आप हो, आपको इससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप कुछ ऐसी जगह पर पहुंचना चाहते हो, आप कुछ ऐसा बनना चाहते हो जो शायद कोई और नहीं करता। क्लियर, यू वांट टू बी समथिंग वेरी क्रिएटिव इन योर लाइफ, है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको थोड़ी डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। They have a stronger than average desire for feedback on their performance, that is to know how they are doing so that they can adjust their goals to meet the challenges। तो अब इस एक पर्सन को जानना है कि यार मैं अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे फीडबैक चाहिए, है ना, कि मुझे मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ सारी चीज़ों को या नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप जनरली क्या करते हो, अपने एबिलिटी से ज़्यादा जो है काम करते हो ताकि आप उस एक चैलेंजिंग सिचुएशन को मीट आउट कर पाओ और कर सको। क्लियर। और जो एक नॉर्मल पर्सन है जो नहीं चाहता, मतलब उसके गोल्स अलग हो सकते हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो जनरली जब आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल पर्सन जो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि कोई आईएएस में सिलेक्शन चाहता है और कोई नॉर्मल पटवारी बनना चाहता है, तो ऑब्वियस है कि मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी क्लियर करने के लिए उसको डबल, ट्रिपल, इवन 5 और 10 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है कि आप अचीवमेंट के लिए उतनी मेहनत, उतना काम करने को रेडी रहते हो, तो उसे बोला जाता है नीड फॉर अचीवमेंट। जब आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो तो आपके मोटिव, ये जो आपका मोटिव है, ये आपके बिहेवियर में चेंज लेकर आता है। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। आप में से कितने लोग क्यूरियस हो, जो चीज़ों को जानना चाहते हो कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, अगर ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ कैसे होती होगी, ये किया जाता है तो ये कैसे किया जाता होगा। बहुत बार हम क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जब आप लोग ये लेक्चर देखते हो तो आप लोग के मन में ऐसे सवाल आते हैं क्या, मतलब आप में से कुछ के तो आते ही होंगे, ये तो मुझे पता है, ठीक है, मैं आपकी साइकोलॉजी टीचर हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ, ठीक है। तो आप लोग के मन में बहुत बार ऐसे सवाल आते होंगे ना कि यार ये लेक्चर्स कैसे बनते होंगे, कैसे जो है इस बोर्ड पे लिखा जाता होगा, तो ऑब्वियसली कोई टेक्निक होती होगी, बट इस स्टाइलस में भी कोई बटन होती है क्या, कुछ होता है क्या कि जिसकी वजह से यहाँ पर जो है लिखा जाता है। टीचर्स लोग कैसे जो है प्रोड्यूस करते होंगे, मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिस किस तरीके का होता होगा, मैग्नेट ब्रेन्स का स्टाफ कैसा होता होगा। मतलब बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बट एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आती है कि यार ये चीज होती होगी तो कैसा होता होगा, या अगर ऐसा होता होगा तो ऐसा कैसा होता होगा। बोलो, आती है ना ये चीजें, सबके मन में आती है, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है।
आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ दैट एक्सप्लोरेशन मोटिव हम बहुत चीजें करते हैं, ठीक है। Now, often people engage in activities without a clear goal or purpose, but they derive some kind of pleasure out of it. मतलब जैसे for example, कुछ ऐसी चीज जिसको करने से आपको, आपका ना ही कोई गोल था, ना ही आपका पर्पस था, पर आपका मन हुआ कि यार ये करके देखते हैं, तो एक तरीके का प्लेजर हमको मिलता है। और जब हम उस क्यूरियोसिटी, उस एक्सप्लोरेशन की वजह से किसी काम को करते हैं, तो उसे क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन मोटिव कहा जाता है। क्लियर? इट इज़ अ मोटिवेशनल टेंडेंसी टू एक्ट विदाउट एनी स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड गोल। वरना तो हम जो भी काम करते हैं उसका हमेशा कोई ना कोई एक गोल होता है, बट यहाँ पर कोई गोल नहीं होता, बट हम बस अपनी एक मतलब उस एक टेंडेंसी जो हमारे अंदर आई है, एक मोटिवेशनल टेंडेंसी जो हमारे अंदर डेवलप होती है, उस अर्ज को फुलफिल करने के लिए एक्ट करते हैं। The tendency to seek for a novel experience, gain pleasure by obtaining information, etc. are signs of curiosity. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपने छोटे बच्चों को देखा ना कि वो आपसे कैसे सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं बादल नीला है, बादल नीला क्यों है, ठीक है, स्काई, वाई स्काई इज ब्लू, ठीक है। वो बोलेंगे कि ट्री की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती है, ऐसा क्यों होता है, ट्री की लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं। वो बोलेंगे कि हम लोग नीचे ज़मीन पे क्यों चलते हैं, हम लोग ऊपर आसमान में क्यों नहीं चलते हैं। तो दे आर सो क्यूरियस। बच्चे जो होते हैं ना बहुत क्यूरियस होते हैं, इतने सवाल पूछते हैं ना वो, लिटरली आप कभी मिलो छोटे बच्चों से, इतने सवाल पूछते हैं वो, उनके इतने सवाल होते हैं। लाइक आप उनके सामने फ़ोन चलाओगे ना, ये कैसे चलता है, ये कैसे होता है, यहाँ से ये चीज़ कैसे होती है। दे आर ऑल क्यूरियस। कुछ मिलता नहीं है उनको ये सब जान के, बट दे हैव टू नो। वो क्यूरियोसिटी हम सभी के अंदर भी होती है, चाहे जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी होती है। कभी आपको बोल दिया जाए, ठीक है, मतलब डर एक अलग चीज़ है, बट कभी आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आपके घर के बाजू में या थोड़ी दूर पे एक जगह है जब वो भूत बंगला है, वहाँ पे भूत रहते हैं, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि सच में भूत रहते हैं, कैसे रहते होंगे वहाँ पर, मतलब क्या होता होगा। कुछ लोग होते हैं पहुँच भी जाते हैं, मतलब मैं नहीं जाऊँ ऐसी जगह में, मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है, बट हो सकता है कुछ लोग पहुँच भी जाएँ, ठीक है, कि भाई मतलब भूत बंगला कैसा होता होगा, भूत होते हैं क्या, सच्ची में होते हैं या नहीं होते, पहुँच जाते हैं वहाँ पे। कोई गोल नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं उसके बाद में, हो सकता है कुछ अलग ही मिले एक्सपीरियंस, लेकिन बट स्टिल दे वेंट आउट देयर। क्लियर? सो क्यूरियोसिटी डिस्क्राइब्स बिहेवियर whose primary motive appears to remain in the activities। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। यहाँ पर जो हमारा मोटिव होता है वो हमारी एक्टिविटीज में ही होता है कि अगर हमने उस एक्ट को कर लिया तो हमारा मोटिव फुलफिल हो जाएगा। नीड यही है कि ये चीज़ पता चल गई तो सारा काम हो जाएगा। तो बहुत बार हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए जो है कुछ वर्क करते हैं। What will happen if the sky falls on us? ऐसा क्वेश्चन कभी आया आपके मन में कि मान लो ये जो पूरा आसमान है ये हमारे ऊपर गिर गया तो क्या होगा फिर, ठीक है। सो देयर आर क्वेश्चंस दैट एक्सप्लेन्स लाइक व्हाट विल हैपन इफ दिस हैपन्स। ओके, सो स्टिमुलेट इंटेलेक्चुअल्स टू फाइंड आंसर्स। तो बहुत बार बहुत क्वेश्चंस को आंसर हमको चाहिए होता है, जिसके लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जो ऐसे सवाल पूछते हैं लाइक दे आर पागल। हमारे यहाँ बहुत, मतलब ये बहुत जनरल चीज़ है कि जरा सा कुछ थोड़ा सा अलग होता है पर्सन, हम बोल देते हैं ये इंसान पागल है, ठीक है। पागल वागल कुछ नहीं होता है। जो भी पर्सन होता है ना विद इंटेलेक्ट और ये सारी चीज़ें, तो उसके मन में आते हैं सवाल, ठीक है। Studies show that this curiosity behavior is not only limited to human beings, animals too show the same kind of behavior। आपके घर में कोई पेट है, मतलब मेरे घर में रहे हैं तो मुझे ये चीज़ें पता है, आपको भी पता होंगी ये चीज़ें। कभी डॉग या कैट को आप देखना, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है उनका, लाइक दे वांट टू एक्सप्लोर। मतलब अगर आप उनको कोई टॉय दे दोगे ना, कोई बॉल दे दोगे, तो वो उसको ही देखते रहेंगे, ये क्या है, कैसे है, उसके साथ में खेलने मिलने लग जाते हैं बाद में, लेकिन पहले वो देखेंगे उस चीज़ को। डॉग्स हर एक चीज़ को स्मेल करना, ये चीज़ ऐसी है, ऐसी ऐसी है, मतलब उनके अंदर भी एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है। रैट के अंदर एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है, हमने पढ़ा इसी मतलब सेकंड चैप्टर के अंदर। So we are driven to explore the environment by our curiosity and our need for sensory stimulation. The need for varied types of sensory stimulation is closely related to curiosity. तो जब भी आपके सेंसेस किसी तरह की कोई चीज़ को फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम जनरली, हमारे अंदर ये एक टेंडेंसी होती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करें। और जब भी हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी, तो आप एक्ट करते हो, आप वर्क करते हो। इट इज़ द बेसिक मोटिव एंड एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी आर द एक्सप्रेशंस ऑफ इट। Our ignorance about a number of things around us becomes a powerful motivator to explore the world, and we get easily bored with repetitive experiences. So we look for something new. In the case of infants and small children, this motive is very dominant. मतलब देखो,
जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है ना जो बिल्कुल सेम 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 आपकी लाइफ चल रही, तो एक दिन आप बोर हो ही जाओगे। सब कुछ सेम चलता है, रोज सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, घर आते हो, खाते पीते सो जाते हो, फिर रोज सुबह उठता है, ये चीज़ चलती रहेगी, तो आप एक दिन बोर हो जाओगे, है ना। मतलब एक टाइम आता है ना कि जब आप बोर हो जाते हो। तो बहुत बार ऐसी चीज़ आती है रिपीटेड एक्सपीरियंसेस की वजह से, जब हम अपनी क्यूरियोसिटीज़ को जो है हटा देते हैं कि चलो ठीक है, हमको इस चीज़ के बारे में नहीं जानना है, ठीक है। तो बहुत बार हमारे अंदर क्यूरियोसिटीज़ डेवलप हो जाती हैं कि नहीं, अब तो हमको ये चीज़ के बारे में जानना है, ये चीज़ ऐसी होती तो ऐसी क्यों होती। सो देयर इज ऑलवेज क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन विद इन ह्यूमंस। सिर्फ ह्यूमंस के ही नहीं, एनिमल्स के अंदर भी होती है। अगर आप इन्फेंट्स, छोटे बच्चों की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये मोटिव उनके अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेट होता है, मतलब वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, विच इज रिफ्लेक्टेड इन देयर स्माइलिंग एंड बैबलिंग। तो मतलब जब वो कुछ बोल रहे होते हैं ना, बैबलिंग कर रहे होते हैं, ड ड ड ब ब ब म म ऐसा कुछ कुछ बोलते रहते हैं, स्माइल वगैरह करते रहते हैं, हाथ पैर अपने फेंकते रहते हैं, रिफ्लेक्सेस करते रहते हैं, तो दिखती हैं ये चीज़ें। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है ना एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर्स के बारे में। सो ये सारी चीज़ें हमको उसके अंदर देखने को मिलती हैं। सो दीज आर दी 4 साइकोसोशल मोटिव्स जो हम सभी ह्यूमंस के अंदर होते हैं। किसी के अंदर कम होंगे, किसी के अंदर ज़्यादा होंगे। विथ टाइम हम इन चीज़ों को लर्न करते हैं। कौन कौन से 4 मोटिव्स हैं, फटाफट एक बार जल्दी से हम जो है इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 मोटिव्स की हम बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक कंपेनियन या कोई एक फ्रेंड, ओके। सेकेंड वन क्या है, नीड फॉर एफिलिएशन के बाद में, सो क्यूरियोसिटी मान लो आप, क्यूरियोसिटी या एक्सप्लोरेशन। देन कम्स द नीड फॉर पावर, आपको चाहिए पावर। 4 तरह की होती है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके डिस्कस किए हैं। एंड द लास्ट वन इज पावर, क्यूरियोसिटी, एफिलिएशन, और इसके अलावा और क्या डिस्कस किया है हमने, बताओ जल्दी। 4th कौन सा टॉपिक था दैट वी हैव डिस्कस सो फार। मेरी भी मेमोरी जो है ना थोड़ी थोड़ी वीक हो गई है। अचीवमेंट, ओके। सो द लास्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज अचीवमेंट, ओके। देखो, नीड फॉर अचीवमेंट, तो ये 4 concepts हैं that you have to know about the psychological motives. Now, if we talk about the psychological motives, some of the concepts that you have to remember is or are, sorry, psychological नहीं, psychosocial, psychosocial motives. तो ये 4 होते हैं आपके psychosocial motives, okay? और ये जो psychosocial motives होते हैं, these are learned. ये कैसे होते हैं, learned होते हैं, मतलब कि इन्हें हमको टाइम के साथ में हम इनको लर्न करते हैं। ज़बरदस्ती लर्निंग नहीं करवाई जाती, बट टाइम के साथ में ये हमारे अंदर लर्न हो जाते हैं। जब हम सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, जब सोसाइटी प्लस इंडिविजुअल इंटरेक्ट, तब साइकोसोशल मोटिव्स जो हैं वो आपके वर्क करते हैं। मतलब वो सारे एक्ट जो हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोसाइटी हमें करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, उसको हम बोलते हैं साइको सोशल मोटिव्स। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ साइकोलॉजी प्लस सोशल मोटिव्स। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो दीज आर दी साइकोसोशल मोटिव्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर। बहुत सिंपल से थे, ज़्यादा कुछ इसमें आपको समझना नहीं था। बायोलॉजिकल भी आई होप सो आपको क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने आपको डिटेल में। सो दैट इज ऑल अबाउट साइकोसोशल मोटिव्स। आपको नोट करना है ये, ओके, जस्ट नोट इट डाउन। आपको इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। और ये जो मैंने पावर के आपको 4 फीचर्स बताए थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी तो आप मुझे बताओगे कहाँ? कमेंट सेक्शन में। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अगेन एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। आई होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं और कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान रखो। पर जाते जाते एक और मुझसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। सो एज यू ऑल नो कि आपको डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है
जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे टॉप कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में मिल जाए, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, तो बहुत छोटा और बहुत सिंपल सा काम है। गूगल या किसी भी ब्राउजर में जाओ और एंटर करो www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर हमारे टॉपर्स भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में सारे टॉप कोर्सेज, हाई क्वालिटी एजुकेशन, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब आपको मिलेगा। सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज आपको आराम से जो है बढ़िया से वॉच नाउ पर क्लिक करो, सारे लेक्चर्स देखो, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करो और कोई टेंशन भी मत लेना, क्योंकि कोई पेमेंट आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाता, ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन, ना ही कोई कूपन बेचा जाता है, ना ही हम आपसे 2 लेक्चर के बाद बोलेंगे कि आपको कोई पेमेंट करना है। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ। और हाँ, आप मैग्नेट ब्रेन्स को सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी एक्सेस कर सकते हो। सो दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।